साल 1988 से लेकर अब तक सभी अंतरिक्ष एजेंसी ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जो कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। पृथ्वी की तरह ही दिखने वाले ग्रह और जीवन की खोज में वैज्ञानिकों ने उन ग्रहों को भी खोजा जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं और पृथ्वी की तरह ही चट्टानी ग्रह हैं। 200 अरब तारों और 500 अरब ग्रहों वाली मिल्की वे गैलेक्सी में किसी भी हैबिटेबल ग्रह को खोजना बहुत मुश्किल है। अब तक वैज्ञानिक 5000 खोजे गए ग्रहों में 100 से कम हैबिटेबल ग्रह खोज सके हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इनमें से ज्यादातर ग्रह पृथ्वी से आकार में बड़े हैं और सुपर अर्थ कहे जाते हैं, तो वहीं कई ग्रह जो पृथ्वी के आकार के हैं उन्हें अर्थ 2.0 के नाम से जाना जाता है। पर कई सौ लाइट ईयर दूर ये ग्रह भले ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों, पर इनकी एकदम सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। इन्हें आज की टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप से देख पाना भी असंभव है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ग्रह पर हम जीवन की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि उसका आकार, बनावट और ग्रेविटी सेम पृथ्वी की तरह ही हो और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता हो, तो ऐसा ग्रह हमें आज तक पूरी गैलेक्सी में देखने को नहीं मिला है। पूरी गैलेक्सी में केवल एक ही ऐसा प्लेनेट है जो एकदम हमारी पृथ्वी की तरह ही है और हर रोज आप उसे अपनी आंखों से आसमान में भी देखते हो। अरबों साल पहले इस ग्रह पर भी जीवन था और पृथ्वी की तरह ही गहरे समुद्र इस ग्रह पर दिखाई देते थे। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह और वीनस की, जिसका आकार और बनावट एकदम पृथ्वी की तरह है। पर आज तक वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। पृथ्वी के पास मौजूद इस ग्रह को हमेशा से ही वैज्ञानिकों ने अनदेखा किया है। नासा ने पिछले 34 सालों में एक भी मिशन इस ग्रह पर नहीं किया है। जितने भी मिशन वीनस पर हुए हैं उनमें से ज्यादातर फ्लाई बाई मिशन हुए हैं। हमने जितना मंगल ग्रह और बृहस्पति और शनि ग्रह और उनके चंद्रमाओं पर मिशन भेजे हैं, शुक्र ग्रह यानी वीनस पर शायद ही हमने इतने मिशन किए होंगे। नासा, इसरो और सभी एजेंसीज जितना ध्यान मार्स पर जीवन के लिए दे रही हैं, वीनस ग्रह हमेशा से ही हमारी रिसर्च से दूर रहा है। हर रोज आप मार्स की कई खबरें सुनते हैं, पर कोई भी वीनस ग्रह की उतनी बात नहीं करता है। पृथ्वी के बराबर आकार और सूर्य के हैबिटेबल जोन के आसपास आने वाले इस ग्रह से हम जीवन के पनपने और उसके विनाश के बारे में आसानी से जान सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम मिशन इस ग्रह पर हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि नासा और सभी स्पेस एजेंसी इस ग्रह पर उतरने के लिए कोई खास मिशन नहीं करती हैं? जितना हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं, आखिर क्यों हम वीनस ग्रह से दूरी रखते हैं? क्या वीनस पर उतरना मुश्किल है या फिर हम खुद ही उसे नेग्लेक्ट करते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए आइए मेरे साथ और चलिए वीनस ग्रह की एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जो आपकी सोच को पूरा बदल देगी। वीनस पर पहला सफल मिशन 1962 में हुआ था। नासा का मरीनर 2 स्पेसक्राफ्ट वीनस की क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी उसके बेहद पास से गुजरा और अपना फ्लाई बाई मिशन पूरा किया। इसके बाद 1967 में सोवियत संघ का वेनेरा मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर में उतरता है और ये पता करता है कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर किन गैसों से मिलकर बना है। इसी मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को पता लगता है कि शुक्र ग्रह पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत घना है। वीनस के खतरनाक एटमॉस्फेयर और प्रेशर से ये यान लैंड करने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसके बाद यूएसएसआर वेनेरा 7 और 8 यान भेजता है, जिसमें पहली बार वीनस पर वेनेरा 8 लैंडिंग करने में सफल होता है। ये लैंडर करीब 50 मिनट तक वैज्ञानिकों के संपर्क में रहता है, पर वीनस की सतह पर चलती तेज हवाएं और खतरनाक प्रेशर के कारण ये फिर पिचककर टूट जाता है। वेनेरा 7 और 8 ने साल 1972 तक वैज्ञानिकों को वीनस के घने एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में जानकारी दी। साल 1970 से लेकर 1990 में वीनस पर नासा और यूएसएसआर ने कई मिशन किए, पर नासा ने एक भी स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाया जो वीनस पर लैंड कर सके। ज्यादातर लैंडर सोवियत यूनियन की स्पेस कंपनीज ने वीनस पर लॉन्च किए, जिससे पहली बार हमें पता चला कि वीनस, जो कि सूर्य से 10 करोड़ किलोमीटर दूर है, वास्तव में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये गर्मी उसे उसके वातावरण के कारण मिली है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वीनस पर ग्लोबल वार्मिंग का महाभयानक रूप दिखाई देता है। 464 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर वीनस पर फिलहाल जीवन को पनपने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। तेज हवाओं और हाई प्रेशर के कारण हमारे लैंडर वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। इसी वजह से नासा 1989 के बाद से अपना फोकस वीनस से हटाकर मार्स और दूसरे ग्रहों और उनके हैबिटेबल चंद्रमाओं पर लगा देता है। वीनस जैसा हमें आज दिखाई देता है, ये ग्रह वैसा नहीं था। आज से 3 अरब साल पहले इस ग्रह का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल था। यहाँ पृथ्वी की तरह ही पानी मौजूद था और इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर भी आज की पृथ्वी के बराबर ही था। वीनस कभी भी सूर्य के कारण इतना गर्म नहीं हुआ। लगभग 71 करोड़ साल पहले वीनस पर एक विचित्र घटना हुई और उसके पत्थरों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसके वातावरण में मिलने लगी। इससे वीनस के एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में कार्बन गैस जमा हो गई, जिससे सूर्य की हीट जमा होने लगी और वीनस का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा। वैज्ञानिक इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों को वीनस पर जीवन न पनप पाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि वीनस आज से अरबों साल पहले एक हैबिटेबल ग्रह जरूर रहा है,
और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी जरूर रही होंगी। पर अगर वीनस 3 अरब साल पहले पृथ्वी की तरह ही था, तो ऐसा क्या कारण है कि आज से 70 करोड़ साल पहले वहाँ का जीवन खत्म हो गया और पूरा ग्रह एक धधकता हुआ गोला बन गया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के मन में पनपता है। वीनस पर 1985 के बाद एक भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ है। हमने पिछले 36 सालों में बेहद तरक्की की है, पर आज भी हम वीनस से दूरी बनाकर रखते हैं। साल 1970 से 1980 में कई स्पेसक्राफ्ट वीनस पर लैंड हुए और वहां की तस्वीरें ली, पर उस समय की टेक्नोलॉजी काफी कमजोर थी, तो हम वहां के सरफेस की बेहद कम रेजोल्यूशन की इमेजेस ले पाए। दूसरा, हमारे सभी ऑर्बिटर और वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए मिशन आज भी वीनस की पूरी मैपिंग नहीं कर सके हैं। घने वायुमंडल के कारण हम आज भी वीनस का एक सटीक मैप नहीं बना सके हैं। अगर हमने 1985 के बाद वीनस पर लगातार काम किया होता और कई स्पेसक्राफ्ट लैंड किए होते, तो जितना हम आज मार्स की सतह और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, वीनस के बारे में हमारी साइंस बहुत मजबूत होती। पृथ्वी के आकार के बराबर उसके जैसा ही स्ट्रक्चर और डेंसिटी वाले ग्रह पर हमारा ध्यान बहुत कम है। वीनस हमें लगातार ये बताने की कोशिश करता है कि आखिर किसी ग्रह पर जीवन कितने वर्षों तक रह सकता है, कब तक एक प्लेनेट हैबिटेबल रह पाता है, और क्या कारण है कि प्लेनेट जो पहले हैबिटेबल होते हैं एकदम से उनका एटमॉस्फेयर रहने लायक नहीं रहता है। क्यों आज भी पृथ्वी पर जीवन है और बाकी ग्रह पर लाइफ फॉर्म आज तक हम नहीं खोज सके हैं। वीनस पर अगर सही रिसर्च की जाए तो हम ऐसे कई सवालों के उत्तर आसानी से जान पाते और आज काफी आगे होते। वीनस भले ही पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह हो और उसे सबसे नजदीक हो, पर इस पर ज्यादा मिशन न होने के पीछे खुद वीनस ही जिम्मेदार है। यहाँ पहुंचना तो आसान है, पर इसके सरफेस पर उतरना बहुत ही मुश्किल है। हमने 1970 से लेकर 1990 तक बहुत कोशिशें की, पर हमारा एक भी लैंडर यहाँ 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सका। वहीं हमने 1985 के बाद से आज तक एक भी लैंडर इस ग्रह पर नहीं भेजा। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसकी पृथ्वी से दूरी और इसका बेहद घना एटमॉस्फेयर। बात करें दूरी की, तो वीनस की अर्थ से अधिकतम दूरी 26 करोड़ किलोमीटर है और सबसे कम दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। हर 584 दिनों में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। यही समय होता है जो वैज्ञानिक वीनस पर अपना प्रोब भेज सकते हैं। प्रोब को यहाँ पहुंचने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। हालांकि इसके बाद असली चुनौती शुरू होती है। अगर हमारा मिशन लैंड करने का है तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, पर अगर वीनस की केवल ऑर्बिट करके उसके एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद गैस और माइक्रोब की लाइफ पॉसिबिलिटी को देखना है, तो एक ऑर्बिटर मिशन सबसे बढ़िया है। अगर हम लैंडर मिशन करें और अपने प्रोब को इस पर लैंड कराएं, तो वीनस की सतह पर लगने वाला प्रेशर उसे आसानी से कुचल देगा। पृथ्वी की सतह से 90 गुना अधिक प्रेशर हर मशीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये प्रेशर उतना ही है जैसे कि आप अपनी मशीन को समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई में उतारते हो। दूसरा, प्रेशर के साथ साथ 464 डिग्री सेल्सियस का खतरनाक टेम्परेचर हमारे लैंडर के कई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को लैंड होने से पहले ही तबाह कर देगा। 1970 से 1990 तक भेजे गए सभी 10 लैंडर इसी कारण केवल 1 से 2 घंटे में ही खराब हो गए थे। आज भी हम इस हॉस्टाइल वातावरण के लिए एक सही लैंडर बनाने में काफी पीछे हैं। नासा के रोवर मार्स पर कई सालों तक चलते हैं और लगातार इसकी इमेजेस भेजते रहते हैं, पर वीनस एकदम अलग है। यहाँ आज की टेक्नोलॉजी से भी हम ऐसा रोवर नहीं बना पाए हैं जो एक दिन भी इसकी सतह पर गुजार सके। अरबों रुपए के लैंडर एक ही दिन में खत्म हो जाएं, तो कोई भी स्पेस एजेंसी ऐसे ग्रह पर जाने से पहले कई बार सोचती है। नासा नहीं चाहता है कि उसके मिलियंस ऑफ डॉलर इतनी जल्दी बर्बाद हो जाएं। यही वजह है कि नासा ने आज तक एक भी लैंडर वीनस पर नहीं उतारा है। केवल फ्लाई बाई, ऑर्बिटल और एटमॉस्फेरिक मिशन करके ही वीनस की जानकारी इकट्ठी की है। वही मंगल ग्रह पर लगातार जीवन की खोज और सभी साइंटिस्ट और बिलियनियर का इस ग्रह पर फोकस वीनस को काफी पीछे कर देता है। इस समय आप हर रोज मार्स की खबर सुनते हैं। इस ग्रह पर वैज्ञानिक पहला मानव मिशन करने की तैयारी में हैं। वीनस से ज्यादा जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर दिखाई देती है, इसलिए सभी रिसर्च और इंजीनियरिंग इसी ग्रह पर फोकस्ड है। लगातार मंगल और दूसरे सभी भविष्य के हैबिटेबल चांद जैसे यूरोपा और टाइटन पर रिसर्च के कारण हम लगातार इन्हीं के लिए मिशन तैयार कर रहे हैं। सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन्हीं ग्रहों पर होने के कारण हमने वीनस के लिए अभी तक कोई एडवांस लैंडर तैयार नहीं किया है। पर धीरे धीरे नासा, इसरो और सभी स्पेस एजेंसी इस ग्रह पर दोबारा अपने मिशन तैयार कर रही हैं। इसरो साल 2024 में शुक्रयान 1 पर फोकस कर रहा है। यह भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन होगा जो ग्रह की ऑर्बिट करते हुए उसकी कई रीडिंग लेगा। अलग अलग वेवलेंथ पर ऑर्बिटर वीनस के टेम्परेचर के जरिए वीनस की गर्म और ठंडी जगहों का कैटलॉग तैयार करेगा। कई तरह के सेंसर के साथ इस मिशन में एक बैलून भी जोड़ा जाएगा जो वीनस के एटमॉस्फेयर में जाकर इसरो को कई जरूरी डेटा देगा जो भविष्य में हमारे लिए बहुत काम के होंगे। वहीं नासा साल 2028 के लिए 3500 करोड़ का वेरिटास मिशन वीनस के लिए तैयार कर रहा है। यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा। रशिया का रोस्कोमोस फिर से 1985 के बाद
अपना लैंडर तैयार कर रहा है जो 2029 में वीनस पर लैंड करेगा। अगर ये लैंडर पहले के लैंडर से ज्यादा घंटों और दिनों तक टिक पाया तो आप पहली बार वीनस के सरफेस की हाई डेफिनेशन इमेजेस देख पाएंगे, जो फिर इस ग्रह पर दोबारा रिसर्च करने के लिए एक सही माहौल पैदा कर देगा। पर क्या ये सभी मिशन हमारे सवालों के उत्तर दे पाएंगे? क्या ये मिशन हमें बता सकेंगे कि क्यों वीनस एक अनहैबिटेबल प्लेनेट बन गया और क्यों पृथ्वी पर आज भी जीवन मौजूद है? कब तक एक ग्रह हैबिटेबल रहता है? क्या किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटी भी किसी ग्रह के जीवन को खत्म कर सकती है? वैज्ञानिकों ने वीनस पर 14 सितंबर 2020 को फॉस्फीन गैस डिटेक्ट करने का दावा किया था। वीनस के घने बादलों में इस गैस के होने की बात कही गई थी। फॉस्फीन गैस ज्यादातर सिंगल सेल जीव जैसे कि बैक्टीरिया या फंगाई रिलीज करते हैं, तो ऐसे में पहली बार फॉस्फीन गैस मिलने पर लगा कि शायद वीनस पर अभी भी जीवन है। पर हाल में हुई नई रिसर्च से पता चला है कि जिस गैस को फॉस्फीन माना जा रहा था वास्तव में वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिससे वीनस के बादल बने हैं। ऐसे में हमें इस ग्रह पर जीवन की सही खोज केवल और केवल लैंडर मिशन के जरिए ही मिल सकती है। जिस तरह से हमने पूरे मार्स को मैप कर लिया है, हमें भी वीनस के वो स्पॉट ढूंढने होंगे जहां जीवन के कुछ सबूत मिलते हों। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वीनस पर और ज्यादा मिशन होंगे, हम इस पर जीवन के होने के सबूत और इसके प्राचीन इतिहास को आसानी से जान सकेंगे और समझ पाएंगे कि कैसे एक खुशहाल ग्रह बाद में एक खतरनाक ग्रह बन जाता है। पर क्या किसी विशाल ग्रह की ग्रेविटी भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के लिए जिम्मेदार है? आइए जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वीनस पर जीवन का खत्म होना बृहस्पति ग्रह के कारण हुआ है। जब सौरमंडल बना और सभी ग्रह बने तो जुपिटर के लगातार अपनी ऑर्बिट के बदलने से कई ग्रहों पर इसका प्रभाव पड़ा। शुरू में जब जुपिटर सूर्य से आज की दूरी के हिसाब से ज्यादा निकट था तो उस समय वीनस पर जीवन था और ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही सामान्य तापमान रखता था। पर जैसे जैसे जुपिटर अपनी ऑर्बिट को और बड़ा करता है और एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करके आज की पोजीशन पर आ जाता है तो वीनस पर भी जीवन खत्म होने लगता है। समुद्रों से भरा हुआ हमारा शुक्र ग्रह एक सूखा और जीवन से रहित ग्रह बनकर सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है। हालांकि ये एक रिसर्च का विषय है कि कैसे जुपिटर के कारण वीनस पर जीवन खत्म हुआ। मैं इस पर जल्दी ही एक वीडियो बनाकर और बेहतर समझने की कोशिश करूंगा और आपको इसके कारण भी बताऊंगा। फिलहाल अभी तो सच्चाई ये है कि वीनस पर इस समय जीवन नहीं है और आने वाले करोड़ों सालों में भी नहीं होगा। हम केवल इसके जरिए अपनी पृथ्वी को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। वीनस से जितना भी डेटा हम ले पाए तो हम हर उन सवालों के उत्तर जान पाएंगे जो आज भी हमें परेशान करते आ रहे हैं। इस समय वीनस पर केवल जापान का ऑर्बिटर मौजूद है जो लगातार हमें डेटा दे रहा है, पर इस ऑर्बिट में कई सेंसर न होने के कारण हम बहुत जानकारियां मिस कर रहे हैं। साल 2024 में इसरो के जरिए हम वीनस को और बेहतर जान पाएंगे और तब इस पर कई मिशन शुरू होंगे और नई नई रिसर्च स्पेस साइंस को और इंटरेस्टिंग बना देंगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने सौरमंडल के दूसरे ग्रह वीनस की बात की और समझा कि क्यों पिछले 36 सालों में इस ग्रह को लेकर किसी भी स्पेस एजेंसी ने कोई बड़ा मिशन नहीं किया। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से वीनस को वो जगह नहीं मिली जो मार्स और जुपिटर और सैटर्न के चांदों को मिली है? क्यों हम वीनस के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं? वीनस हमें ऐसा क्या बताता है जो भविष्य में हमारे लिए काफी जरूरी है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में देने की छोटी सी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।